हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है जो सारे बच्चे सुन लीजिए। मैं भर भर के आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ डीपीपी में, जो अभी नाउन प्रोनाउंस तक शायद अपलोड हो गए हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव्स भी अपलोड हो जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा, इनके लिए वीडियो सोल्यूशंस की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ा दी है। अगर आप लेक्चर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने सोल्यूशंस दिए हैं वो काफी डिटेल दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता दिया है कि भाई पढ़ना है और मतलब सिर्फ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसके आंसर्स दे दिए हैं ए बी सी डी करके। मैंने आपको जो भी सोल्यूशन दिया है वो डिटेल सोल्यूशन है, तो उसके लिए वीडियो लेक्चर की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई दर्द आता है तो याद रखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, उन पर रिप्लाई भी करता हूँ, जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करता हूँ। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर विद यू। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सब मैंने देखी है। वो कैप की क्लास की भी रिक्वेस्ट आया है तो मेरे भाई वो कैप की क्लास भी होगी, कुछ मैराथन क्लासेस भी होंगी। दिल छोटा नहीं कीजिएगा, टाइगर जिंदा है और पढ़ाता रहेगा। बस आप ये सोच लीजिए कि आपका कोर्स मैंने प्लान कर लिया, और अगर मैंने प्लान किया है तो यार देखो, ऐसे तो प्लान नहीं किया होगा। आज देखो हम धबाक से पढ़ने वाले हैं तीन टॉपिक नहीं है बेसिकली, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। ये जो टॉपिक है ना एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा ही बचा है, तो इसको थोड़ा सा जो बचा है वो करेंगे। एडवर्ब्स में से जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं, एडवर्ब्स में से बहुत ज्यादा नहीं आता है क्योंकि एडवर्ब्स में बहुत ज्यादा है भी नहीं पढ़ाने वाला। तो जो पढ़ाने वाला है वो मैंने पूरा कवर किया है, आज के सेशन में आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन टैग का छोटा सा पोर्शन एक आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन टैग के साथ कंजंक्शन और प्रपोजिशन, ये सब चीजें, और फिर सीधे स्टार्ट हो जाएंगी आपकी वो कैप की क्लासेस और आपकी बाकी की मैराथन क्लासेस और आपके टेस्ट और क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें। तो बस अब आपने हाथ थामा है तो थोड़ा भरोसा भी रखिए, थोड़ा सब्र भी कीजिए, और सब्र का फल इतना मीठा होने वाला है ना, मैं बता रहा हूँ तुमको कि हाय 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 सर मजा आ गया, आत्मा तृप्त कर दिया आपने। चलो तो दोस्त, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के सिनोनिम्स पे। तो आज मैं तुम्हें क्या सिनोनिम्स कराने वाला हूँ? तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ सिनोनिम्स। ठीक है, अब मैंने थोड़े से ना क्वेश्चन बढ़ा दिए तो मैं कोशिश करूंगा एक से ज्यादा सिनोनिम्स यूज करूं, और नेक्स्ट क्लास में सिनोनिम्स से हटके कुछ मैं आपको वोकैब में कराऊंगा। तो वोकैब के अगर आप वर्ड नोट करेंगे जो अभी तक मैंने इन लेक्चर्स में दिए हैं वो बहुत सारे हैं। इसी के साथ साथ मैं एक मैराथन भी वोकैब पे करने वाला हूँ, वहां से भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि अपना एक वोकैब रजिस्टर मेंटेन करना है, आत्मा तृप्त रहेगी। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो पहला सिनोनिम जो मैं आपके प्यार में देने जा रहा हूँ, ये वर्ड है भाई, ल्यूसिड। है ना, अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ल्यूसिड। देखो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा, ये तो बहुत बढ़िया से दिख नहीं रहा शायद, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट अ बेटर पेन। हाँ, ल्यूसिड। तो भाई ल्यूसिड का क्या मतलब होता है? ल्यूसिड के लिए इसी का एक सिनोनिम होता है प्ल्यूसिड। ठीक है, फिर एक्सप्लिसिट। इन सब का मतलब होता है क्लियर, कुछ ऐसा जो एकदम साफ हो, क्लियर। या फिर अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? क्लियर। इसके लिए आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सब एक ही माँ के बेटे हैं, सारे के सारे सिनोनिम है, सबका मतलब होता है क्लियर। अब अगर मैं इसके एंटोनिम आपको बता दूं, इसी के उल्टे वर्ड्स, तो भाई इसके उल्टे वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे? तो इसका ल्यूसिड प्ल्यूसिड यहीं से बनाते हैं। देखो, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जिसके पार पार देख सकते हो। एक तुमने बटर पेपर देखा होगा, बटर पेपर वो बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब होता है? धुंधला, जो एकदम क्लियर नहीं है, धुंधला है। ऐसी एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो। है ना, तो इसको भी समझ में ना आए। जैसे कोई तुमसे बोल दे अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, अब तुम सोचोगे यार मतलब ये जलने वाला दिया है, कौन सा दिया है, क्या दिया है, तो ये भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस क्या होता है?
एम्बिगुअस बेसिकली क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जिसका क्लियरली पता ना हो तुम्हें, ठीक है। और ऐसे ही आता है इक्विवोकल, है ना। इक्विवोकल भी वही होता है एम्बिगुअस जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें, हेजी, ब्लर, फॉगी, वेग, ऑब्सक्योर। ये सारे के सारे भी धुंधले होते हैं। फॉगी मतलब जैसे सर्दी अब आ गई है तो तुम्हें फॉग देखने को मिलेगा, तो फॉग का मतलब क्या होता है? धुंध। तो धुंधला, ब्लर भी धुंधला, हेजी, वेग, वेग पता नहीं कि भाई क्या है ना, मतलब अनक्लियर है, साफ साफ नहीं देख रहा। द सेम इज विद ऑब्सक्योर। तो आज आपको मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स ऑफ वोकैब मिले हैं, और एक सिनोनिम दिया है, फिर उसके सारे एंटोनिम दिए हैं। तो ये आप नोट करके लेके जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे सीधे अगले क्वेश्चन पे। सो लेट्स सी वेयर इट टेक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको देखना है कि आपको कितने परसेंट समझ आ रहे हैं। 10 सेकेंड है आपके पास इसका जवाब देने के लिए। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, इंग्लिश डोंट नो, फ्रेंच और हिंदी, पहले तो इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। देखो भाई, ये जो इंग्लिश है ना, अब इंग्लिश को तुम सब्जेक्ट कैसे बना सकते हो? इसका मतलब हो जाएगा जो इंग्लिश भाषा है वो फ्रेंच और हिंदी नहीं जानती। नहीं समझे भाई? ये जितने भी होते हैं ना, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, या फिर चाइनीज, जापानीज, ये सारे के सारे जितने होते हैं, ये सारे मेरे भाई लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस। और जैसे ही आप इनके साथ दा लगा देते हैं, कहने का मतलब है अगर मैं कह दूं द इंग्लिश, अगर मैं कह दूं द डच, अगर मैं कह दूं द फ्रेंच, अगर मैं कह दूं द चाइनीज या फिर द जापानीज, तो ये सारे के सारे प्लूरल हो जाते हैं, और इनका मतलब हो जाता है नेशनैलिटी। क्या मतलब हो जाता है इन सब का? फिर इनके साथ इनका मतलब हो जाता है नेशनैलिटी। तो जब मैंने कहा अगर मैं इससे पहले सिर्फ एक दा लगा दूं, तो ये सेंटेंस एकदम टनाटन हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द इंग्लिश। अब द इंग्लिश कौन हो गया? नेशनैलिटी, मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो द इंग्लिश का मतलब है पीपल ऑफ इंग्लैंड। द डच का मतलब है पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, है ना। द फ्रेंच का मतलब है पीपल ऑफ फ्रांस। द चाइनीज का मतलब है पीपल ऑफ चाइना, और ऐसे ही द जापानीज मतलब पीपल ऑफ जापान। तो जैसे ही आप दा लगाएंगे तो इसका मतलब पीपल हो जाएगा। तो द इंग्लिश डोंट नो फ्रेंच और हिंदी। अब ये सेंटेंस हो गया टनाटन। समझ में आया तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब मिलते हैं, भर भर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है बहुत तेज एरर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अब देखिए क्या कह रहा है, आई प्रेफर टू गो मूवी देन सिट फॉर प्लेइंग चेस। अब ये क्वेश्चन भी आपका एडजेक्टिव से आया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। याद रखिएगा ये जो वर्ड है प्रेफर, इसके कुछ बहन भाई होते हैं, इसके कुछ बहन भाई भी होते हैं। जैसे प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर,
तो याद रखिए इन सारे वर्ड्स के साथ दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, डू नॉट यूज THAN then while making comparisons। तो भाई जब तुम कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसके अंदर तुम्हें देन का इस्तेमाल नहीं करना, इसकी जगह क्या यूज करना है, TO2। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी चीज आफ्टर प्रेफर यूज ING फॉर्म। प्रेफर के बाद ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है, TO2 का नहीं होता। तो आई प्रेफर टू गो नहीं होगा दोस्त, आई प्रेफर गोइंग मूवी देन नहीं होगा टू। आई प्रेफर गोइंग टू मूवी, आई प्रेफर गोइंग टू मूवी टू सिटिंग फॉर प्लेइंग चेस। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये दो कॉन्सेप्ट बड़ा बस आपको याद रखने हैं और आपकी आत्मा रहेगी एकदम तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए। वंस अगेन यू हैव 30 सेकंड्स फॉर दिस वन। Mr. Kaushik is the most ideal person that have worked with the DDA। तो मिस्टर कौशिक तक तो ठीक है, मिस्टर कौशिक इज दी, अब ये भी ठीक है, इज दी। मोस्ट यहां पे गलत हो गया, क्योंकि ये जो आइडियल है ना, ये है एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। नहीं आई बात समझ में भाई? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मोस्ट या मोर का इस्तेमाल नहीं होता, जो आप मतलब उसके साथ हो ही नहीं सकता, उसका मीनिंग ही गलत निकलेगा। जैसे आइडियल, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट। आइडियल, फाइनल, लास्ट, परफेक्ट, ट्रिमेंडस, एक्सीलेंट, ठीक है, साथ ही साथ ऑल सुपरलेटिव्स, ऑसम, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, या कुछ भी। अब आप अगर इन वर्ड्स पे गौर फरमाएंगे तो एक बात जानेंगे, अगर मैंने किसी चीज के लिए कहा परफेक्ट, तो क्या वो मोर परफेक्ट हो सकती है? भाई मैं कह रहा हूं यू लुक गॉर्जियस, तो तुम कह सकते हो यू लुक मोर गॉर्जियस, ठीक है, यूज कर सकते हो, बट नॉट वेरी गुड इंग्लिश। तो ये इन्हें हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। आइडियल का मतलब होता है दोस्त मेरे परफेक्ट। तो जब आइडियल का मतलब क्या है, परफेक्ट, तो मोर परफेक्ट क्या हो सकता है? कुछ नहीं होता मोर परफेक्ट। ऐसे ही जितनी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, किसी को अगर आपने बोल दिया वर्स्ट, तो वर्स्ट है ना, उसमें मोर वर्स्ट या मोस्ट वर्स्ट क्या होगा? द सेम इज विद दीज वर्ड्स। इनके साथ कभी भी याद रखना है आपको क्या, डू नॉट यूज मोर या फिर मोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, मिस्टर कौशिक इज एन आइडियल पर्सन, एन आइडियल पर्सन, और यहाँ पे फिर दैट गलत हो जाएगा, हु हो जाएगा, बस। तो आपको दैट भी नहीं लगाना, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया था कि पर्सन के केस में हम दैट का नहीं हु का इस्तेमाल करते हैं। तो मिस्टर कौशिक कौन है? इज एन आइडियल पर्सन, एक बढ़िया परफेक्ट आदमी है, हु हैव वर्क विद डीडीए, जिन्होंने डीडीए के साथ काम किया। समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो योर डाउट्स आर हाईली वेलकम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
टेक ऑल द टाइम यू नीड, 10 सेकंड है वैसे आपके पास, जल्दी से आंसर करना है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके कितना भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड दिस ईयर एज द एग्जाम वाज डिफिकल्ट। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो वन, और आ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। तो अगर आप उसी बेसिस पे देखेंगे, देयर आर आ फ्यू का मतलब क्या है, कुछ बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, इस साल, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट था। तो कुछ बच्चे क्यों पास होंगे, ना के बराबर पास होंगे ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको देगा नेगेटिव कॉन्नोटेशन। नेगेटिव कॉन्नोटेशन का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, और आ फ्यू आपको क्या देगा, पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। तो बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, इस बात को बहुत डिटेल में जानने के लिए आप जस्ट मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर फ्यू, है ना, आ फ्यू नहीं होगा, आ फ्यू की जगह आप क्या कर देंगे, फ्यू। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी आपको समझ में आता है यहाँ पे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिमाग लगा के आप मुझे बताएंगे, इस पे एक लंबा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ, और मुझे ये भी बताना कि कितने सही कर रहे हो आजकल तुम क्वेश्चंस। आई ऑफन विल गो देयर एंड चेक द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो भाई, ये जो वर्ड है ना ऑफन, ये एक एडवर्ब है। अब तुम सोचोगे एडवर्ब क्या होता है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है, तुम्हें बताया था कि एडवर्ब क्या होता है। नहीं बताया तो मैं एक बार और बता देता हूं। देखो भाई, ये एडवर्ब जो होता है ना, देखो इसमें वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, आत्मा आत्मा तुम्हारी एकदम तृप्त हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, या फिर दे हैव वर्कड ऑनेस्टली, या फिर आई डिड नॉट डू इट नाइसली। मैंने बहुत ही सिंपल से दिए हैं आपको, या फिर और भी आसान कर देता हूं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको बड़े आसान सेंटेंस दिए हैं, या डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे और समझ जाएंगे एडवर्ब क्या होता है। तो देखो, शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी, तो वेरी क्या हो गया मेरे दोस्त, वेरी हो गया एडवर्ब। ठीक है, ऐसे ही दे हैव वर्कड, उन्होंने काम किया है, कैसे, ईमानदारी से। वर्ड क्या है, वर्ब है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा, एडवर्ब। सिंपल है, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। अगला, थैंक यू, तो थैंक क्या है, वर्ब है। ठीक है, कितना थैंक कर रहा है ये आपको, वेरी, बहुत सारा थैंक कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। और वेरी में भी इसने मच लगा दिया, भाई वेरी के लिए ही तो मच आया, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया हम बोलते हैं, तो उसके लिए बोल देते थैंक यू वेरी मच। तो मच क्या हो गया, मच एक और एडवर्ब हो गया। और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई किया, यहां पर एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया, यहां पे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। तो कुछ इसी तरीके से ये चीजों को मॉडिफाई करता है। अब सवाल ये है कि सर ये बताता क्या क्या है। तो भाई, जैसे आपको याद होगा, एडजेक्टिव सिर्फ 2 ही चीजें बताता था।
एक तो बताता था क्वालिटी, दूसरा बताता था क्वांटिटी। डाउट है तो जस्ट लास्ट वाली क्लास देखो, बहुत गहराई से पढ़ाया है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें बताता था। बट अगर मैं बात करूं एडवर्ब की, ये बहुत बड़ी चीज होती है भाई। ये कभी आपको टाइम बताएगा, कभी आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा, कभी आपको डिग्री बताएगा जी, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, टाइम, प्लेस और मैनर। तो एडवर्ब बताता है ये पांच चीजें। क्या पांच चीजें? टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस, मैनर। ये पांच चीजें एडवर्ब बताता है। अब सवाल ये है कि सर ये पांच चीजें जो एडवर्ब बताता है, यही पांच तरह के हमारे पास एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास एडजेक्टिव दो तरह के थे, जो या तो क्वालिटी बताते थे या क्वांटिटी। पर आपके पास एडवर्ब कितनी तरह के? आपके पास एडवर्ब है दोस्त पांच तरह के, और ये पांच चीजें बताते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। हाँ भाई, तो जैसे टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं? जैसे आपने कह दिया सून, लेटर, लेटली, रिसेंटली। ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, और ये क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। ऐसी कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? रिपीटेशन। साइंस वाले बच्चे हो समझ ही गए होंगे, है ना। जैसे आपने कह दिया अगेन, सेल्डम, एवर, नेवर। ये सारे क्या वर्ड हैं? ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। इसी में कुछ और भी आ जाएंगे, ऑफन, है ना, ऑफन, यूजुअली। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन बताते हैं। अच्छा, डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी, शिद्दत। मतलब किसी चीज के पीछे तुम कितना ज्यादा हो। जैसे हम बोल देते हैं ना, कोई तुमसे पूछे कितना प्यार करते हो उससे, तुम कहते हो आई लव यू वेरी मच। तो वेरी और मच दोनों क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, या आप कहते हैं डिग्री, प्लेस। तो वेरी मच, सो, या फिर आपने बोला इनफ, है ना। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ये आपको शिद्दत बताते हैं अक्सर। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो प्लेस का मतलब क्या होता है? जो आपको जगह बताए। जैसे हेयर, ये वाले जितने होते हैं, देयर, नोवेयर, एवरीवेयर, समवेयर। ये सारे के सारे जिसमें वेयर लगा होता है ना, या कुछ भी प्लेस के बारे में बता रहा है, तो आप क्या यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि भाई कैसे। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। तो ये मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताते हैं? आपको तरीका बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया नाइसली, ऑनेस्टली, है ना, ब्यूटीफुली। ये सारे के सारे इसमें एल वाई लगा होता है ज्यादातर में। इसकी पहचान क्या है? इन वालों में एल वाई लगा होता है अक्सर। जैसे नाइसली, बैडली, हार्डली, ऑनेस्टली। ली लगा होता है इसमें, ली। तो जहां भी तुम्हें दिख जाए ली, तो समझ लो ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे होते हैं। समझ में आया होगा गहराई से एडवर्ब क्या होता है। अब सवाल है, सर ये इतना लंबा एक्सप्लेनेशन क्यों दे दिया इस क्वेश्चन के लिए? भाई एडवर्ब भी तो पढ़ाने हैं। तो एडवर्ब का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ताकि आप एडवर्ब के बारे में एकदम कहीं भी देखें तो उसे भूले नहीं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन की ना पोजीशन गलत है, क्योंकि एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है। क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर is used after the subject। सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। ठीक है, सॉरी, नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। यस, आफ्टर द सब्जेक्ट। बट इसमें एक छोटा सा पेज है जो मैं ऐड कर रहा हूं। इसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इसको कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और धपाक से इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है।
ठीक है, तो ये कब यूज होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाए या मिल जाए मॉडल, इफ देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल, यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बात सिर्फ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, सबके लिए नहीं है। यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल और दी हेल्पिंग वर्ब। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है जो आपको याद रखना है कि इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस हो गया है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कौन होता है, प्रश्नवाचक, यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप कहां यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आफ्टर द सब्जेक्ट। तो बेसिकली मुद्दे की बात यही है कि आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब लगाना है, आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। लेकिन दोस्त अगर कभी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल मिल जाए तो उसके बाद लगा लेना। तो अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होते, मान लो कि अगर सेंटेंस होता आई ऑफन गो देयर, तो ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां आ गया, सीधे सब्जेक्ट के बाद आ गया। या मैंने बोला शी यूजुअली वर्क हार्ड, मतलब वो ज्यादातर तो मेहनत ही करती है, तो यूजुअली आपने कब लगाया, सब्जेक्ट के बाद लगाया। लेकिन दोस्त अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया या मॉडल आ गया विल, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आपको इसे यहां पर लगाना पड़ेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा इस सेंटेंस में, आपको इस सेंटेंस में ऑफन की पोजीशन चेंज करके यहां लगाना पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा आई विल ऑफन गो देयर, बस इतनी सी बात याद रखिए। ऐसे ही अगर मैं कह दूं शी कैन नेवर बिट्रे अस, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो देखिए कैन के बाद लगाइए, किसके बाद लगा, और यहाँ पे कैन क्या है मेरे दोस्त, कैन था मॉडल। तो मॉडल आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद लगा देंगे। अच्छा, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाएगा, इंटेरोगेटिव आ जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया डू दे एवर टेल अ ट्रूथ अ लाई, लिख लीजिए, मान लीजिए। तो ये क्या कह रहा है, डू दे एवर टेल अ लाई, क्या उन्होंने कभी कोई झूठ कहा है। तो यहां पे आप देखेंगे एवर कब आया दोस्त, सब्जेक्ट के बाद आया। तो देखिए तीनों रूल के लिए, तीनों कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा आसान है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल मिल जाए तो उसके बाद लगा दीजिए। शर्त यह है कि आपके पास उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉर्मल सेंटेंस होगा, तो उसके बाद लग जाएगा। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आपका डाउट सर आंखों पर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकंड है आपके पास फिर से। तो ये आपने कैसे सही किया, आई ऑफन नहीं होगा, आई विल ऑफन गो देयर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लीजिए जल्दी से और बताइए, 10 सेकंड से आपके पास। अब देखो भाई, कुछ वर्ब्स ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले से नेगेटिव होते हैं, और उनके साथ फिर आप नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ये जो बेयरली लिखा है इसका मतलब होता है दोस्त हार्डली, है ना। और भी होते हैं रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये सारे वर्ड्स ना पहले से ही नेगेटिव हैं। और इनके साथ आपको एक चीज याद रखनी है
कि डू नॉट यूज नॉट विद दीज एडवर्ब्स, इन एडवर्ब्स के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं, इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। या तो मैं कह दूं आई barely understand the logic, और आगे की कहानी तो सेम रहेगी। आई बेयरली डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक, आई बेयरली अंडरस्टैंड द लॉजिक का मतलब है मैं मुश्किल से समझ पाता हूं या ना के बराबर समझ पाता हूं लॉजिक ड्रेस लेने के पीछे का। ठीक है, अच्छा दूसरा आपने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो दोस्त मेरे ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। या तो लिखोगे आई बेयरली अंडरस्टैंड, तो बेयरली डोंट का काम कर देगा, या फिर लिखोगे आई डोंट अंडरस्टैंड, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, डोंट और बेयरली को मिक्स नहीं करेंगे। इसी तरीके से नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब क्या होता है, बड़ी कमी से, रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, अक्सर, बहुत रेयरली, है ना। और नेवर, सेल्डम आपको पता ही है, नेवर मतलब कभी नहीं, और सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। तो बस नेवर थोड़ा फर्म होता है, ये इससे थोड़ा सा ढीला वर्ड होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते ना के बराबर काटते हैं, बहुत ही मुश्किल है कि वो काटें। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, एक नया कॉन्सेप्ट आपको एडवर्ब से रिलेटेड यहाँ पे मिला है। नोट करते रहिए, रजिस्टर भरते रहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7। आई नेवर रिमेंबर टू हैव डन सच अ मिस्टेक, इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ। आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी नहीं याद है। तो ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है, बच्चे ने एक बात पढ़ रखी है। बच्चे ने क्या बात पढ़ रखी है कि नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये कब आएगा, ये तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। टीचर ने तो यही पढ़ाया था, मैंने भी यही पढ़ाया, बट मैं आपको इसका एक्सेप्शन भी देके जाऊंगा। दोस्त मेरे, ये नेवर की पोजीशन गलत है, क्योंकि अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द कॉन्नोटेशन और सेंस इट गिव्स। तो यहाँ पे अभी जो ये मीनिंग दे रहा है या कॉन्नोटेशन दे रहा है, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसका मतलब है आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी नहीं याद है। ये क्या बदतमीजी हुई, ये थोड़ी बोलोगे आई नेवर रिमेंबर, आपको कहना पड़ेगा आई रिमेंबर नेवर। अब आप नेवर की पोजीशन चेंज कर देंगे, आई रिमेंबर नेवर टू हैव डन सच अ मिस्टेक, नेवर टू हैव डन सच अ मिस्टेक। क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है मुझे याद है कि मैंने कभी नहीं की है ऐसी मिस्टेक। तो इसको ये अगर आप कह दोगे आई नेवर रिमेंबर, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे कभी नहीं याद है ना। तो आप ये थोड़ी कहना चाह रहे हो कि मुझे कभी नहीं याद है, आप कहना चाह रहे हो आई रिमेंबर नेवर। तो इसलिए मुझे याद है कि मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की है, तो नेवर की पोजीशन आप यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में याद रखिएगा, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको ऐसे सेंटेंसेस भर भर के मिलेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, एंड accordingly you have to put the adjective in the sentence, adverb in the sentence. I hope you have understood this question. Let's move on to the next one. क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर बताइए, 10 सेकंड्स हैं आपके पास, 1 सेकंड। अब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं भाई एडवर्ब के, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, एडवर्ब के फंसेंगे तो। अब देखो मेरे दोस्त, रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, रिगार्ड्स का मतलब होता है टू पे रिस्पेक्ट, किसी का आदर करना, सम्मान करना। तो अगर आपने कहा ही रिगार्ड्स मी अ ब्रदर, तो इसका मतलब क्या होता है, ही रिगार्ड्स मी, ये गलत हो जाएगा कि वो मुझे इज्जत देता है, एक भाई ना। तो आपको एक एस की जरूरत पड़ेगी, एस, ही रिगार्ड्स मी एस, यहां पे आपको मी के बाद एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, आप ये बताएंगे कि वो आपको किस तरीके से इज्जत देता है। ही रिगार्ड्स मी एज अ ब्रदर, जैसे शी ट्रीट्स हर हस्बैंड एज अ स्लेव। ये यार सेंटेंस मेरे दिमाग में
आया अभी मैंने एक मेरे जहाँ पे एक मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली कुछ दिन पहले, तो पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। वो थोड़ी तगड़ी हैं और उनके पति जो हैं कुछ ज़्यादा ही सूखे हैं। तो तब मुझे आया, मैं देखा सुबह सुबह का टाइम था, मैं सोकर उठा था यार, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मैं बालकनी में गया तो मैं देख रहा कि अंकल की मार पड़ रही है, मतलब नॉट नॉट एग्जैक्टली मार थी। तो आंटी क्या कर रही थी, आंटी बेसिकली उन्हें पुश कर रही थी। ठीक है, पता नहीं कैसा ये आदमी है, ये किसी काम का नहीं है। और वो कह, कर तो रहे हैं काम कर तो रहा हूँ, मार क्यों रही हो, धक्का का मार रही हूँ, ये मारना होता है, अभी दिखाए मारना क्या होता है। मैं बोला भाई, मैं तो अंदर गया, मैंने कहा ये आंटी कुछ भी चलाएगी, इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि शादी बड़ी खतरनाक चीज़ है। और मैंने ऊपर देखा और मुझे लगा कि यार थैंक यू यार, बचा लिया ऊपर वाले ने, अभी तक तो बचा हुआ हूँ, आगे भी बचा ले। तो शी ट्रीट्स हर हस्बैंड एज, आपने एज क्यों लगाया? वो ये नहीं कह रही कि उसका हस्बैंड स्लेव है, बस उसने उसे वैसे ट्रीट करती है, शी ट्रीट्स हर हस्बैंड एज अ स्लेव। ठीक है, समझ में आया तो बताइएगा, हाँ डाउट है तो पूछिएगा। तो ऐसी रिगार्ड है, ऐसी ट्रीट है, ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको एडवर्ब एस का इस्तेमाल करना है। अब तुम सोचोगे मुझे कैसा पता होगा, अरे मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए, ये देखो ये रहा। ठीक है, ये है सारे वर्ब्स जिनके साथ आप एडवर्ब एस का इस्तेमाल करेंगे। ट्रीट से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, पीछे आपने रिगार्ड से भी एक एग्जाम्पल देखा। डिस्क्राइब नो के साथ तो आप जब भी कोई भी वर्ड देखेंगे कहते हैं ना इट इज डिस्क्राइब्ड एज, या फिर आई यू आर, कहते नहीं, he is known as the king of the ring। आप ये नहीं कहेंगे ही इज नोन किंग ऑफ द रिंग, अगर आप कहेंगे ही इज नोन किंग ऑफ द रिंग तो इसका मतलब होगा ये फेमस किंग ऑफ द रिंग है, क्योंकि नोन का मतलब रिनाउंड और फेमस भी होता है। तो आपको ये एस लगाना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में इसको हटा देंगे। अक्सर क्वेश्चन रिगार्ड के साथ आता है, इसलिए मैंने आपको रिगार्ड दिया। एक एग्जाम्पल व्यू से भी दे देता हूं। वी व्यू दिस ऑफर एज एन अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब हुआ कि हम इस ऑफर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ वर्ब्स है जो उनके उल्टी तरह भी काम करते हैं। भाई ये तो बड़ा आसान है, समझ आ गया होगा। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ एज लगा हुआ आता है और तुम्हें हटाना होता है। ये कौन कौन से वर्ब है, ये कौन कौन से वर्ब है, ये है कंसीडर, इलेक्ट। अब देखो कंसीडर के साथ क्यों नहीं आएगा, ही कंसीडर्स मी एज अ ब्रदर। नहीं समझे? देखो एक छोटी सी कहानी है मेरे स्कूल टाइम में, यहाँ पे कंसिडर के साथ एस क्यों नहीं आएगा तुम्हें एकदम समझ में आएगा। कंसिडर का मतलब होता है मानना। तुम्हें याद होगा स्कूल में क्या होता है, राखियां वाखियां बना करती थी। ठीक है, कोई किसी को बहन बना लिया करता था, भाई बना लिया करता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसने मेरे को राखी बांधी थी, मतलब बांध दिया। ठीक है, वो फ्रेंड हमेशा साथ ही रहता था। ठीक है, हिज नेम वॉज फैसल। तो उसने, लड़की ने मेरे भाई राखी वाखी बांध दी। अब ठीक है, हम मैं भी क्लास 11 12 में था, मैं बड़ा सीरियस हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, बहन है, ठीक है, प्रोटेक्शन करनी है, रक्षा करनी है, कोई उल्टा बोल के दिखा दे। ठीक है, और वैसे तो अपने भाई की गर्लफ्रेंड है ही, तो ठीक है भाभी भी है, तो मैं इस तरीके से, मतलब फॉर अ वाइल आई वाज थिंकिंग दिस वे। बट जानते हो होता क्या है, कुछ दिन बाद उनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो ये जिस बनाई भी बहन थी, ये एक बड़ी लफंडी आदमी के साथ घूम रही, जो मतलब मेरे एरिया में कहीं आसपास रहता था। और मुझे ये पता था ये मतलब थोड़े बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे सट्टा लगाना और मतलब इलीगल चीजों में डील करना, चोरी का माल बेचना। मुझे लगा यार ये कैसा जीजा लेके आ रही है। ठीक है, मेरा मेरा दिल सहम गया। मैंने सोचा इससे एक बार बात करूंगा। मैंने जाके इसको बोल दिया, मैंने कहा यार देखो ठीक है, ये मत सोचना कि तुम फैसल से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ये लड़का ठीक नहीं है, और मतलब आई नो हिम, मेरे घर के पास ही रहता है, एक दो बार इसे पुलिस ने भी उठाया है। तो मुझसे बोलती है, एक्सक्यूज मी, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट हिम। मोर ओवर, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इतनी हिम्मत मेरे भाई की भी नहीं है कि मेरे पे रोक टोक लगा दे। भाई दिल टूट गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि कंसीडर के साथ एस क्यों नहीं लगता है। क्योंकि कंसीडर का मतलब होता है, कंसीडर के साथ एस इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ही कंसीडर्स मी, वो मुझे मानती है। क्या? ही कंसीडर्स मी आ ब्रदर, वो भाई मानती है। तो यहां पे आप याद रखिएगा, ये एज इसलिए नहीं आया
कि भाई जैसा क्या होता है, ये तो मैं मान सकता हूं, ये वाला जो सेंटेंस था है ना, ही रिगार्ड्स मी एज अ ब्रदर, ये तो ठीक है, भाई की तरह इज्जत करती है। अब जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इज्जत मैं वैसे ही करता हूँ जैसे अपने ताऊ की, चाचा की करता हूँ, है ना, या फिर मैं किसी की मम्मी से मिलता हूँ तो उनकी भी इज्जत वैसे कर सकता हूँ जैसे मैं अपनी माँ की कर सकता हूँ, है ना। पर माँ मानना ये बड़ी अजीब बात है। कंसीडर का मतलब होता है मानना, तो भाई जैसा नहीं मानती थी, भाई मानना होता है, भाई जैसा नहीं मानना होता है। इसलिए अगर मैं कंसीडर के साथ लगाऊंगा तो मुझे सीधी बोलना पड़ेगा ही कंसीडर्स मी अ ब्रदर, वो मुझे भाई मानता है। भाई जैसा नहीं, भाई जैसा होगा तो वही होगा जो मेरे साथ होगा, मैं भाई नहीं था, भाई जैसा था, ठीक है। और इसलिए कंसिडर के साथ एस नहीं आता, है ना। नेम, इलेक्ट, चूज, कॉल, अपॉइंट, ये सारे ऐसी वर्ब है जैसे शी थिंक्स हिम अ फूल, वो उसे बेवकूफ समझती है। ये थोड़ी बोलोगी वो तो वो उसे बेवकूफ जैसा समझती है, जैसा वैसा नहीं। शी थिंक्स हिम अ फूल, बस, वेरी सिंपल। ऐसे ही अपॉइंट के साथ भी क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट के साथ भी क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिए इन सारी वर्ब्स के साथ क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्या याद रखना है, इनके साथ आपको एडवर्ब एस का इस्तेमाल नहीं करना है, इनके साथ आपको एडवर्ब एस का इस्तेमाल करना है। तो 7-8 वर्ब है, आप अगर नोट करेंगे, इन पे क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे मेरे हैंडआउट में भी, तो आपको एकदम ये याद हो जाएगा। समझ में आया तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आंसर बताइए जल्दी से। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है। ही गॉट अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द टीम, उसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जैसा, ऐसा मतलब जैसा होता है ना, ये क्या बात हुई, डायरेक्टर जैसा थोड़ी अपॉइंट होता है कोई। ही गॉट अपॉइंटेड, ही गॉट अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ द टीम। आप स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, एग्जाम में नहीं करेंगे, पर आपको कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में अक्सर लोग इसे यूज कर लेते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है बहुत सारी, मतलब आपको द हिंदू में भी मिल जाएगा, पर अकेडमिक्स अभी इस पे नहीं आया है, अकेडमिक्स ने इसको नहीं किया है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको एस का इस्तेमाल फिलहाल नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार में, जल्दी से आपको बताना है ना, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारा भर भर के कॉन्सेप्ट है। ऑल द बेस्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। भाई आपके पास फिजिक्स वाला ऐप है, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत तेजी के साथ, चीते की फुर्ती के साथ उसे डाउनलोड कीजिए। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वहां पे डाल रखे हैं, 8 यूनिवर्सल रूल से लेके, मतलब जो पॉजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन सब के क्वेश्चन है, टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन है। पैराजंबल भी आज अपलोड हो जाएंगे, है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आर्टिकल, एडजेक्टिव्स, मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके क्वेश्चन आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। जैसे आज मेरी वीडियो आई, आज आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आज आपने बना लिए उसके सारे नोट्स वगैरह, और अगले दिन आपको फिजिक्स वाला ऐप पे मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो क्या है यार, मजे ही मजे हैं, फ्री में इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, तब भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे चीते कहलाओगे। अब क्या कह रहा है, ही इज वेरी स्ट्रांग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। देखो भाई, ये ना जोड़ा गलत हो गया, जोड़ा गलत हो गया, जोड़ा कहीं कहीं अगर जोड़े गलत हो जाते हैं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अपना जोड़ा जरा देख कर बनाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने जोड़ा गलत बना लिया ना तो कांड हो जाता है। हाँ भाई, तो ये वेरी के साथ दैट का जोड़ा नहीं है। यहाँ पे अगर वेरी के साथ आप सो लगाएंगे तो याद रखिए, वेरी के साथ सो लगा सकते, वेरी नहीं लगा सकते, सो लगा सकते हैं। तो दैट का जोड़ा है, ठीक है। ये दोनों कहलाते हैं क्या, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन। दूसरी बात क्या है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, तो ही इज वेरी स्ट्रांग, यहां तक तो ठीक है। वेरी बताता क्या है, वेरी आपको बताता है स्ट्रॉन्ग डिग्री। डिग्री अभी मैंने पीछे बताया था ना, इंटेंसिटी। जैसे आपने बोला ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे वेरी क्या बताता है, हाई डिग्री, इंटेंसिटी के भाई किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। लेकिन बट नॉट इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं बता सकता। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट
माई गर्लफ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सुंदर तो बहुत है पर ऐसा नहीं है, इसको बीट करना मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल है, इससे सुंदर तो मेरी वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि स्ट्रॉन्ग डिग्री तो है पर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है इसके साथ। अब जब आप इस सेंटेंस को सो के साथ बनाते हैं तो सो के साथ जोड़ा आ जाता है दैट का। और ये क्या बताते हैं कि सो का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सो मीन्स दिस मच, ये हाई डिग्री नहीं बताता, ये बताता है इतना। कहते हैं ना इतना, तो इतना के साथ ये तो बताओगे ना कितना। मैंने मान लो तुमसे बोला कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, तो तुम ये नहीं पूछोगे, हाँ तब तो ठीक है सेंटेंस। अब मैं बोलूं तुम इतने हैंडसम हो, इतने, तो तुम पूछोगे ना सर कितने, तो कितना बताने के लिए आता है हमारे पास दैट। तो ही इज सो स्ट्रांग, वो इतना स्ट्रांग है, कितना ये बताएगा दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे हराया ही नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूं she is so beautiful that everyone likes her। मान लो मैं बात कर रहा हूँ जैकलिन फर्नांडिस की, आजकल वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब से वो वाला गाना है ना चिट्टियां कलाइयां वाला, और मतलब एक और गाना था, खैर मतलब छोड़ो, खैर मैं अपने दिल की बातें यहाँ नहीं कर रहा। बस अब मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में एक बात तुम्हें बता देता हूँ, खैर छोड़ो। तुम लोग फिर पता नहीं कमेंट बॉक्स में लिखते हो खतरनाक बातें, सर जैकलिन ये वो टाइगर सर ये, मतलब हो जाता है तुम लोगों का, तुम लोगों को तो वैसे चाहिए है ना माल। तो शी इज सो ब्यूटीफुल कि वो इतनी ब्यूटीफुल है दैट एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई इसको पसंद करता है। अब यही सेंटेंस अगर मैं वेरी से बनाऊंगा ना दोस्त, तो ये वेरी से कैसे बनेगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे सेंटेंस खत्म करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, तब अगली बात कहोगे ये वाली, है ना। कहना पड़ेगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीवन लाइक्स हर। एंड के साथ तो आएगा, सेम फ्लो में तो आएगा, पर बट लगा के नहीं आ सकता। अच्छा भाई, अब अगली बात है, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से भी बताया जा सकता है। क्या, शी इज टू ब्यूटीफुल। अब ये क्या हुआ, देखो भाई ये बहुत मजेदार चीज है। जब आपने कहा शी इज टू ब्यूटीफुल, तो ये जो टू होता है ना, टू, TOO, ये बताता है इम्पॉसिबिलिटी। टू क्या बताता है, इम्पॉसिबिलिटी के हो नहीं सकता। और TO2 के साथ जो जोड़ा होता है वो होता है, TOO के साथ जो जोड़ा होता है वो TO2 का होता है। कहने का मतलब है जैसे सो के साथ दैट आता है और TOO के साथ TO2 आता है। अब इसका मतलब दो दो होते हैं, तो भी वाला मतलब होता है बी। जैसे तुम बोल देते हो आई लव यू, ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, है ना। तो वो तुम्हें बोल देती है आई लव यू टू, तो इस वाले टू पे भी मैं भी बात करूंगा। बट पहले इसे समझ लेते हैं, शी इज टू ब्यूटीफुल का मतलब है कि वो इतनी सुंदर है जितना नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो मैंने बताया ना TOO, ये जो मैंने लिखा इम्पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है मोर देन नीडेड, मोर देन नीडेड या मोर देन रिक्वायर, जितने की जरूरत भी नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा, हाँ तुमने वो देखी होगी महाभारत, तो महाभारत में कर्ण वॉस टू जेनरस, वो इतना दयालु था, मतलब इतना ज्यादा जेनरस था, इतना ज्यादा देने वाला था कि अपने कवच और कुंडल दे दिया और अपनी बोट लगवा ली। तो ये क्या था, इतना भी नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना यार टू गुड, डोंट बी दैट गुड, इतना गुड मत हो, है ना, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो टू गुड, तो इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ यूज करना। जैसे क्या तुम किसी के बोल सकते हो यू आर टू स्ट्रांग, इतने तुम इतने स्ट्रांग है जितना नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हुई। हाँ, पर आप ये कह सकते हो इट्स टू हॉट आउटसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, द क्राइम इज टू मच, ये सब बोल सकते हो। मतलब नेगेटिव वर्ड्स के साथ आप टू का इस्तेमाल खुल के कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नेगेटिव चीज के लिए आप कह सकते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा तो अच्छा ही तो कितने नहीं होना चाहिए, ये तो ये थोड़ी बोल सकते हो यू आर टू फ्रूटफुल, यू आर टू टू ट्रूथफुल, कि तुम हद से ज्यादा सच्चे हो। ये क्या बात हुई, सच्चा तो सच्चा है। तो इसलिए आप इसे पॉजिटिव्स के साथ यूज करते हैं। अब अगर आप इसे ऐसे यूज करना चाहते हैं शी इज टू ब्यूटीफुल, तो TOO के साथ TO2 के साथ ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो शी इज टू ब्यूटीफुल, वो शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी सस्टेन्ड। समझ रहे हो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि वो इतनी सुंदर है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, शी इज टू ब्यूटीफुल
टू बी सस्टेन मतलब उसको देख के रुका ही नहीं जाता आदमी, मतलब जा रहा होगा काम से और वो यहाँ पे आ गए, थोड़ी देर तो देखेगा, ये मतलब है। तो शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी सस्टेन, या यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, है ना। जैसे यहाँ पे भी आप ऐसे भी बना सकते हैं इसी सेंटेंस को, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। तो क्या मतलब हुआ कि ये इतनी स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि इसको हराया नहीं जा सकता। इसलिए टू ने क्या बताई दोस्त मेरे, इम्पॉसिबिलिटी मोर देन नीडेड। ठीक है, ये मैंने तीन आपको डिफरेंस बताए वेरी, सो और टू के बीच में। इस पे बार बार क्वेश्चन आएगा, आपको मेन बातें क्या याद रखनी है, सो के साथ दैट, है ना, TOO के साथ TO2। एक बताएगा इम्पॉसिबिलिटी, एक बताएगा हाई डिग्री, और एक बताएगा दिस मच। इस पे आगे भी कुछ क्वेश्चन है, कमर कस के रखिए। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए चीते की फुर्ती के साथ। शी इज वेरी वीक टू वॉक एनी मोर, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और पिछले वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सटा हुआ क्वेश्चन। शी इज वेरी वीक टू वॉक, गलत हो गया। शी इज टू वीक टू वॉक एनी मोर, अब ये बिल्कुल सही है। टू क्या बताता है, इम्पॉसिबिलिटी, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब जित मोर देन नीडेड, मोर देन रिक्वायर्ड या नीडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, शी इज वेरी वीक। अब अगर मैं इसको वेरी से बनाऊंगा ना, तो फिर मैं कुछ इस तरीके से तो बना सकता हूं, क्योंकि वेरी हाई डिग्री दिखाता है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं। तो आप ये तो कह सकते हैं शी इज वेरी वीक बट शी कैन वॉक, तो ये तो ठीक हो जाएगा। वेरी के साथ बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसे TOO के साथ बनाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा शी इज टू वीक टू वॉक एनी मोर। अगर आप इसको सो के साथ बनाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो ये तीन तरीके हैं बनाने के, तीनों सही हैं और तीनों तरीकों में आपको एग्जैक्ट यूसेज दिख रहा होगा। यहां मैंने यूसेज आपको दिखाया है वेरी का, सॉरी TOO का और TO2 का। यहां मैंने आपको यूसेज दिखाया है वेरी का, और यहां मैंने आपको यूसेज दिखाया है सो और दैट का। और ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, इन पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हियर वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरी बात, एक रिवीजन क्लास भी लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए मैराथन, जिसमें एक क्लास में कराऊंगा बटाक से 50 क्वेश्चन और पूरा सिलेबस उसी में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए चीते की फुर्ती के साथ। शी इज सो क्लेवर बट शी कुड नॉट सी थ्रू माई ट्रिक्स। आप देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, शी इज सो क्लेवर, वो इतनी क्लेवर है, सो का मतलब क्या था, दिस मच, वो इतनी क्लेवर है ना। तो बट क्यों लगा रहे हो, बट शी कुड नॉट सी थ्रू माई ट्रिक्स, तो इतना क्या बात, लेकिन ये क्या बात हुई। तो आपको या तो कहना पड़ेगा शी इज वेरी क्लेवर, हो गया काम, शी इज वेरी क्लेवर, वेरी के साथ बट आ सकता है। ये इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है कि जहां वेरी आएगा बट आएगा ही, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सो के साथ बनाओगे तो आगे बट नहीं जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, सो को हटाओ वेरी लगा दो, सेंटेंस सही हो गया। क्या मतलब है, शी इज वेरी क्लेवर बट शी कुड नॉट सी थ्रू माई ट्रिक्स। कह रहा है वो समझदार तो चालाक तो बहुत थी, पर उसने क्या किया, मेरी ट्रिक्स के थ्रू देख नहीं पाई। ठीक है भाई, समझ में आया हो तो जल्दी से बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये वाला तो आप बना ही देंगे, मुझे उम्मीद है आपसे ये वाला बना देंगे, क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। दोस्त मेरे सेंटेंस कह रहा है यू आर टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड। क्या कह रहा है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।
तो यू आर टू, टू का मतलब क्या होता है, टू बताता है हाई डिग्री इम्पॉसिबिलिटी, तो ये यहाँ पे मतलब सॉरी नॉट हाई डिग्री हाँ इम्पॉसिबिलिटी। तो क्या आगे भी बात इम्पॉसिबिलिटी की हो रही है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ पे आएगा नो एरर। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यू आर टू इंटेलिजेंट, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, यू आर टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, कि तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिए। यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट होते हैं खत्म, एक नए कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, समझ लीजिए। उस पे क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बताइएगा। यहाँ पे एक लंबा एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, हाँ माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, नया टॉपिक है ये, उसी से क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से। अब देखिए क्या कह रहा है, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आर इंट आई। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो कहां से आया है, ये क्वेश्चन दोस्त आया है क्वेश्चन टैग से। अब तुम सोचोगे सर ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, पूरा क्वेश्चन टैग समझा दूंगा 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट में। देखो भाई, क्वेश्चन टैग का क्या मतलब होता है, एक छोटा क्वेश्चन। जैसे हाँ, जैसे तुमने वो सुना होगा ना, तुमसे मम्मी कहती थी स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा क्या था, क्वेश्चन टैग। ठीक है, जैसे नहा के आए हो आज क्लास में, नहीं आए हो, तो नहीं आए हो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। जैसे आपको याद होगा कि आपके मेहमान आ जाते थे, तो आप मेहमानों से क्या कहते थे, अरे आंटी बिस्किट लीजिए, लीजिए लीजिए, नहीं लेंगी, तो नहीं लेंगी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। वैसे ऐसे कोई कहता नहीं था नहीं लेंगी, मैं बता रहा हूँ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जैसे हम अक्सर हाँ, जैसे मान लो शाम का टाइम है और उसे लेट हो रहा है, तुम उससे कहते हो मैं छोड़ दूँ तुम्हें घर, तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं चले जाऊंगी, नहीं नहीं बताओ छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ, नहीं छोड़ू। तो ये नहीं छोड़ू जब भी हम बोलते हैं, या छोड़ दूं, कहो तो छोड़ दूं, तो ये क्या है, छोड़ दूं। तुमने कहा कहो तो छोड़ दूं, और फिर अगले दिन छोड़ दूं, तो छोड़ दूं क्या हो जाएगा दोस्त, छोड़ दूं हो जाएगा क्वेश्चन टैग। अब सवाल ये है सर इसे ग्रामेटिकली कैसे करूं, 4 सेंटेंस से पूरा क्वेश्चन टैग खत्म हो जाता है, इसे ध्यान से देख लेना। जैसे आई एम अ गुड प्लेयर, हैवंट आई, ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। शी was not present there, was she? Ramesh won the match. Did Ramesh we have received the parcel? Have we not? इन क्वेश्चंस पे सारे क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएंगे। देखो भाई, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन टैग जिन्हें मैंने येलो से एन सर्किल किया। अब इनकी कहानी सुन लो। इनकी कहानी यह है कि इनमें आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, टेंस शुड बी सेम, टेंस इनका सेम होना चाहिए, किन किन का, सेंटेंस का और क्वेश्चन टैग का। आप हमेशा क्वेश्चन टैग को सेंटेंस से, जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो आप हमेशा सेंटेंस से ही उसको वेरीफाई करोगे, सेंटेंस से ठीक करोगे। तो पहली चीज क्या है कि टेंस शुड बी सेम, है ना, टेंस सेम होना चाहिए, किस किस का, सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का जो टेंस होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, दूसरी चीज आपको देखनी है
ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब ये क्या बात हुई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पे हैवेंट लिखा है तो हैवेंट ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे वॉजेंट कहीं पे लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने आरंट लिखा है तो आर नॉट आई नहीं हो सकता, ऐसी हैव नॉट आई नहीं हो सकता, हैवेंट आई होगा। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सुखड़ी हुई फॉर्म, डिडंट, डोंट, शुडेंट, है ना, ये सारे आपको यूज करने हैं इसके अंदर। और आपको शुड नॉट यूज नहीं करना, वुड नॉट यूज नहीं करना, वुडंट, हमेशा हमेशा याद रखिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, जब भी आपको यहां पे यूज करना होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तीसरा पार्ट, ऑलवेज यूज अ प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन का इस्तेमाल जरूर करना है आपको। प्रोनाउन का इस्तेमाल कहने का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया आई, तो मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लिख सकता, अगर नेम दिया हुआ है तो भी नहीं कर सकता। जैसे इस क्वेश्चन में हो गया एक एरर, मैंने यहाँ पे लिखा रमेश वन द मैच, तो डिड रमेश ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चारों को इनके बेसिस पे वेरीफाई करते हैं। किस बेसिस पे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एकदम क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट की कहानी है बस। देखो दोस्त, इसने कहा आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, हैवंट आई, नहीं हूँ क्या? तो पहली चीज तो देखो टेंस दोनों का सेम है, हाँ भाई, है ना, आई एम अ गुड पर्सन इसने बोला है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैवंट आई कहाँ से लगा रहा है, तो ये आपको कहना पड़ेगा आरंट आई, आरंट आई। ठीक है, अब देखो ये बात याद रखो, एमिंट नहीं लिखते हैं, एमिंट कुछ नहीं होता। एम नॉट, जो एम नॉट होता है ना, एम नॉट, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी आर आर इंट ही होती है ना। तो आर इंट किस किस की होती है, आर नॉट की भी होती है, और एम नॉट को भी हम जब शॉर्ट करके लिखते हैं तो आर इंट ही लिखते हैं, एम इंट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा ना। जैसे यहाँ पे ये आर इंट बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में नो एरर है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आई एम द बेस्ट पर्सन, तो एम यूज किया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आगे भी इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा, यहां पे हैवंट की जगह आपने आरंट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, बस यहाँ पे टेंस गलत था वो हमने ठीक कर दिया। तो आपको एरर ऐसा मिलेगा एग्जाम में, या फिर ऐसा मिलेगा, शी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, वॉज शी थी क्या? अब देखो यहाँ पे वॉज नॉट किया। ठीक है, तो चौथा पॉइंट और देख लीजिए, if sentence is negative, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। नहीं समझे, कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। देखा तुमने, है ना, हमेशा यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव था, नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्वेश्चन टैग में नॉट का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे सेंटेंस में अगर इस्तेमाल हो गया नॉट का तो क्वेश्चन टैग में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश वन द मैच। अब ये बताओ नेगेटिव है पॉजिटिव है, भाई ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो आगे नॉट का आना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे डिड गलत हो गया, इसे आपको कहना पड़ेगा डिडंट, और रमेश की जगह कहना पड़ेगा ही। अबे ही क्यों कहना पड़ेगा, नहीं आया समझ, क्योंकि ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ऑलवेज यूज अ प्रोनाउन, इसलिए आपको ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इन 4 रूल्स का आपको ध्यान रखना है और चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। ये देखिए, वी हैव रिसीव्ड जस्ट अ सेकेंड, वी हैव रिसीव्ड द पार्सल, हमने पार्सल रिसीव कर लिया, बिल्कुल सही बात है ना। ये सेंटेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये हैव भी नॉट नहीं होगा, हैवंट भी होगा, क्या हो जाएगा, हैवंट भी, और हैव भी नॉट गलत हो जाएगा। तो आपको बस ये 4 बातें याद रखनी है, इसी के बेसिस पे मैं आपको आगे चल के और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन टैग आज खत्म तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट है, तो जो इसके एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अगली वीडियो याद रखिए, मैं कोशिश करता हूँ
कंजंक्शंस और क्वेश्चन टैग पे बनाता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार में, जल्दी से आंसर बताइए। शी वॉज नॉट लेट फॉर द क्लास वॉजंट शी। सोच समझ के आंसर बताइए, पिछले सारे कॉन्सेप्ट पे बेस है ये आंसर, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। She was not late for the class, wasn't she? So she was not late. ये ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है फॉर द क्लास, तो अब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बार इसे नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा वॉज शी। ठीक है, तो शी वॉजंट लेट फॉर द क्लास, वॉज शी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्लास के लिए लेट नहीं हुई थी क्या, हुई थी। तो अगर एक जगह नेगेटिव बोलते हैं तो हम बाद में पॉजिटिव बोलते हैं, अगर पहले नेगेटिव बोल देते हैं तो बाद में पॉजिटिव बोलते हैं, अगर पहले पॉजिटिव बोल देते हैं तो बाद में क्वेश्चन टैग में नेगेटिव बोलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए और आंसर बताइए। They have never trusted any stranger, did they? बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं दोस्त, कई बार पूछा गया। ये कह रहा है दे हैव नेवर ट्रस्टेड। अब देखो नेवर क्या होता है, नेवर होता है नेगेटिव, और ये देता भी क्या है, नेगेटिव कॉन्नोटेशन। तो दे हैव नेवर ट्रस्टेड एनी स्ट्रेंजर, है ना। तो यहाँ पे जब आपने ऑलरेडी नेवर का इस्तेमाल कर दिया है, तो नेवर बोलिए या नॉट बोलिए, सेंटेंस तो इसको नेगेटिव कर ही देगा। नेवर यूज करोगे या नॉट यूज करोगे, सेंटेंस नेगेटिव कर देगा। दे हैव नॉट या नेवर ट्रस्टेड एनी स्ट्रेंजर, डिड दे, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें भी आएगा नो एरर। समझ आया क्वेश्चन? तो ये थे आपके प्यार में 16 क्वेश्चन मैंने आज कवर किए। कौन कौन से टॉपिक, एडजेक्टिव्स का पोर्शन एक बचा हुआ था जो मैंने आपको पढ़ाया है, और इससे पहले मैंने एडजेक्टिव्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई हैं, जैसे यूज ऑफ लिटिल, मच, है ना, ये लिटिल या ये जितने भी होते हैं, है ना। अभी भी एडवर्ब में एक पोर्शन बाकी है जो मैं कल कवर करूंगा, नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, एडवर्ब का एक आध क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा अभी। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पढ़ाई है आज, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इनका ध्यान रखिएगा। यही है बस, ये 4, 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, ये फोर्थ वाला, इससे भी एक बार मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं। ये दोस्त 4 रूल हैं आपके क्वेश्चन टैग के, इनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इन्हीं के बेस पे आप सारे क्वेश्चन टैग्स बना सकते हैं। जो क्वेश्चन टैग्स के एक्सेप्शंस हैं वो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला होगा। अब टाइम कम है और कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज्यादा, और मैं पहले वो आपको सारे करा चुका हूं जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो एडवर्ब्स में से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन टैग में से आया आया, नहीं आया नहीं आया, बट याद रखिए जो मैंने चैप्टर शुरू में पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, जैसे टेंसेस, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसे प्रोनाउंस और नाउंस। तो यहां से क्वेश्चन आपके पास भर भर के आने वाले हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस के साथ वो वाला पोर्शन क्वेश्चन टैग का जो टेढ़ा है। ठीक है, और वोकैब बढ़ा दूंगा अगली क्लास से, तो अब मैं हर क्लास में थोड़ी वोकैब बढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और ये जरूर बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।